ज्योति जी हेलो। सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग शेयर कर दें इस पोस्ट को जिससे कि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। देखिए, आज फिर से मैं आपके सामने 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के प्रेजेंट हूँ। ये 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सी टेट, एच पी टेट, यू पी टेट, के वी एस, डी ट्रिपल एस पी, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीना कुमारी, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग शेयर कर दें इस पोस्ट को जिससे कि मैक्सिमम लोग ऐड हो सकें। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखा करिए। पहली चीज़ आप ये देखिए कि मैं ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट कर रहा हूँ। ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से किया जाता है, हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, उसी को हमें पहचानना है। राजपूत गुड्डू राम जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान के बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, अब यहाँ पे बात की जा रही है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों के सामाजिकरण के बारे में, तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है। देखो, सामाजिकरण जो होता है ना बच्चों का, एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें सक्रिय भागीदारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख लो कि जिसमें सक्रिय भागीदारी होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सर, ऑप्शन नंबर बी में वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको सक्रिय भागीदारी दिख जाए वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बाकी और भी ऑप्शन आप देख सकते हो। ये समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार से अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि आप एक अच्छा स्कोर करो। अच्छा स्कोर तो आपको करना ही है, साथ ही साथ अन्य गतिविधियां भी जो होती हैं उनमें भी आपको एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। और देखिए, वे बिना प्रश्न उठाए तो ये एक तरीके से निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को तो प्रश्न करने चाहिए। और फिर है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चा हर एक चीज़ को स्वीकार करे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्रिय भागीदारी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। शालू जी, रेनू जी, अंशिका जी, अहाना जी, बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की का मैंने आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया था, और उसमें मैंने जब आपको सबसे पहले जब वाइगोत्स्की का नाम आया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वाइगोत्स्की जो है पारस्परिक शिक्षण में विश्वास करते हैं। अब ये पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है सर, इसमें शिक्षक और लगभग कुछ विद्यार्थी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, शिक्षक विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देता है, एक प्रोजेक्ट कार्य देता है, और उस प्रोजेक्ट कार्य पर बच्चे वर्क करते हैं, और कोई भी समस्या आती है तो बच्चे शिक्षक से उस समस्या का समाधान पूछते हैं। तो ये कहलाता है सर पारस्परिक शिक्षण। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये चीज़ ध्यान रखना। वाइगोत्स्की जब भी माइंड में आए तो आप ध्यान रखना पारस्परिक शिक्षण वहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि पारस्परिक शिक्षण के आधार पर इन्होंने एक और संकल्पना दी थी, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी है, स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग भी क्या होता है सर? स्काफ होल्डिंग एक तरीके से आपकी पारस्परिक शिक्षण पर ही तो आधारित होती है। जब बच्चे
बड़ों की सहायता से किसी भी कार्य को करते हैं तो वो हमारा स्काफ फोल्डिंग कहलाता है। अब बड़ों की सहायता ले रहे हैं, सहायता का मतलब यह है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पारस्परिक शिक्षण हो रहा है। तो वायगोत्स्की पारस्परिक शिक्षण से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों मतलब असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। तो वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो आप बताइए कौन सा नैतिक विकास का चरण होगा ये कोलबर्ग का? कोलबर्ग ने कितने नैतिक विकास के चरण बताए हैं? तो आपको पता है कि सर कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं सर? 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं आप बताइए। एक पहला जो चरण है आपका वो है पूर्व रूढ़िगत अवस्था, दूसरा है रूढ़िगत अवस्था और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत अवस्था। ये चरण बताए थे किसने? आपके कोलबर्ग ने। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बच्चे किसी अन्य की सहायता, बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूरा करें। तो बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूरा वो कब करेंगे? जब वो अपने अंतिम स्टेज में होंगे। अंतिम स्टेज कौन सी होती है? उत्तर रूढ़िगत अवस्था होती है। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसकी अंतिम स्टेज कहते हैं। ठीक है, और अंतिम स्टेज में इन्होंने ये बताया है कि बच्चा क्या करता है? बच्चा कानून और व्यवस्था के बारे में सीखता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तब आपको पता पड़ेगा। और आपको कोलबर्ग को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है कोलबर्ग का, उस पर जाकर के आप देख सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया है। ठीक है, तो बच्चे कब बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य पूरा करेंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और बड़े कब होते हैं सर? औपचारिक चरण 4 में वो बड़े हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? बच्चे कानून और व्यवस्था के बारे में समझने लगते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि जो भी कानून समाज द्वारा बनाए गए हैं वो उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य इस अवस्था में पूरा कर लेते हैं। वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। चौदह वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। अब यहाँ पर देखो बात की जा रही है पृथक और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास करना। पृथक मतलब ये होता है अलग और स्वनियंत्रित का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण। तो सर ये जो बात की जा रही है अपने आप में अलग और खुद पर नियंत्रण की बात कर रही है। तो यहाँ पर बात हो जाएगी स्वायत्तता की। स्वायत्तता का मतलब होता है सर स्वतंत्रता। ठीक है, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है सर? जो व्यक्ति स्वयं अपने नियम बनाता है, व्यक्ति स्वयं अपने नियम बनाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता। तो यहाँ पर क्या विकसित कर रही है? वो स्वायत्तता विकसित कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में अलग और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? अब देखो यहाँ पे जॉन ड्यू आपको दिख रहा है ना, ये जॉन ड्यू नहीं है, जॉन ड्यूवी है। जॉन ड्यूवी, ठीक है, जॉन ड्यूवी है। प्रगतिशील शिक्षा के संस्थापक किसे माना जाता है बताइए? प्रगतिशील शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सर अगर कभी आपको प्रश्न आ जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के संस्थापक कौन है, तो सर जॉन ड्यूवी हैं। ठीक है, कौन है सर? जॉन ड्यूवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा की जब यहाँ पर बात आ गई है तो प्रगतिशील शिक्षा से कई प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होता है सर? प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षा होती है जब हम बच्चे को उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं और रुचियों के अनुसार पढ़ाते हैं। जब आप बच्चे को उसकी अभिवृत्ति, रुचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका शिक्षा स्तर क्या होगा? उसका शिक्षा स्तर सर बढ़ जाएगा, उसका शिक्षा स्तर बढ़ेगा।
अब शिक्षा स्तर बढ़ेगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चे का शिक्षा स्तर बढ़ाना। और शिक्षा स्तर कब बढ़ेगा, जब बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार आप उसको शिक्षा दोगे। प्रगतिशील शिक्षा के संस्थापक कौन थे, जॉन ड्यूवी थे। अब प्रगतिशील शिक्षा किस किस पर बल देती है, प्रगतिशील शिक्षा के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहला चीज तो यह है कि प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है, पहली बात प्रत्येक बच्चे को करके सीखने पर बल देती है। दूसरी चीज क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा रचनात्मक विधियों पर बल देती है, रचनात्मक विधियों पर बल देती है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, तीसरी बात क्या है सर, प्रगतिशील शिक्षा सामूहिक कार्य पर बल देती है, सामूहिक कार्य पर बल देती है। चौथा पॉइंट यह है कि यह रट्टा मारने को खत्म करती है, मतलब रटने पर बल नहीं देती प्रगतिशील शिक्षा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं इसमें कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देती है, जीवन पर्यंत अधिगम पर बल। लास्ट पॉइंट और ध्यान रख लीजिए कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है सर वो स्वतंत्रता पर आधारित होती है। ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे आते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप पढ़ोगे तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और देखेंगे विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया था एक चीज और भी इसमें है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है सर समस्या समाधान पर भी बल देती है, ये भी आप ध्यान रखना, समस्या समाधान पर भी बल देती है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी भी ऑप्शन देख लो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, तो नहीं है आ गया। जिज्ञासा की बात की रही है, कही जा रही है, लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जिज्ञासु होता है, यहाँ पर बात की जा रही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा अवबोधन देखो, चलाघात तो ये भाषा संबंधित है ही नहीं। ठीक है, पठन वैकल्य ये भी आपका भाषा के अवबोधन संबंधित नहीं है। फिर यहाँ पे वाक संबंध रोग, देखो यहाँ पे भाषा अवबोधन की बात की जा रही है। भाषा अवबोधन का मतलब है भाषा के अवबोध को, भाषा के अर्थ को समझ पाना। तो सर यहाँ पे वाक से मतलब, वाक का मतलब होता है बोलने से संबंधित नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, भाषाघात। ठीक है, भाषाघात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। अब मुझे बताओ कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने है। तो सर बहुबुद्धि सिद्धांत आपका दिया है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। किसने दिया है सर, गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है सर, गार्डनर का है। अब ये बताओ कि गार्डनर ने की कौन सी बुक में इस सिद्धांत को दिया है, उसकी कौन सी बुक थी जिसने इस सिद्धांत को दिया था। तो सर उसकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड गार्डनर की एक बुक है। इस बुक में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को बताया है, और इन्होंने ये बताया है कि बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है सर। बुद्धि जो होती है आपकी, वो इन्होंने वैसे 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, लेकिन बाद में इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धियां और जोड़ दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो ये शोधाधारित नहीं है, ये शोधाधारित नहीं है। और देखिए विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और यहाँ पर देखो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो सर यहाँ पे बात कर दी गई एक क्षेत्र की, और आपको पता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसमें बताया गया है कि जो बुद्धियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्षेत्र की बात कर दी गई, तो यही नहीं हो जाएगा, और हमसे नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी सब यहाँ पर जो है आपके सही होंगे, केवल
यही आपका क्या है, गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक क्षेत्र की बात कर दी गई ना, इसीलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत को, देखो बहुबुद्धि सिद्धांत से फिर क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं आपके उसमें सीटेट के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार मुझे कमेंट करके कंफर्म कर दें लाइव में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करके कंफर्म करें कहीं प्रॉब्लम आ रही है लाइव में। सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? क्या प्रॉब्लम होगी? ओके 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 ओके, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद की बात की जा रही है। मतलब वैयक्तिक विभेद का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हानिकारक है, हानिकारक है, वैयक्तिक विभेद हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो सर ये भी आपका नेगेटिव है, इसको भी हटा दो। अनुपयुक्त है, तो सर लाभकारी नहीं है, अनुपयुक्त है, हानिकारक है, ये भी क्या है, सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। 8 फिर से रिपीट करूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिपीट कर दूं, उस टाइम आवाज़ नहीं आ पाई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। अब बहुबुद्धि सिद्धांत की बात आ गई, एक क्वेश्चन हम इसका ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको पता होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत सर गार्डनर ने दिया था, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी सर? 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, जिनमें से 2 प्रकार की बुद्धियां उन्होंने बाद में जोड़ी थी। ठीक है, अच्छा 7 प्रकार की बुद्धियां कौन कौन सी है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 7 प्रकार की बुद्धियां कौन सी हैं? पहली जो बुद्धि इन्होंने बताई थी वो भाषाई बुद्धि बताई थी, दूसरी बताई थी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी बताई थी दृष्टिमूलक स्थानिक बुद्धि, चौथी बताई थी संगीतात्मक बुद्धि, पांचवी शारीरिक बुद्धि, छठा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवीं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और उसके बाद में उन्होंने 2 बुद्धियां और जोड़ी थी। कौन कौन सी बुद्धियां जोड़ी थी? नंबर 8 पे इन्होंने जोड़ी थी प्रकृतिवादी बुद्धि, और नंबर 9 पे जोड़ी थी इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि। अब बात यह आ गई कि सर इन्होंने बुद्धियां तो बता दी, लेकिन इनके परीक्षण को वैध नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया सर वैध? वैध सर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जितनी प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी उनमें सभी बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। उनको हम माप नहीं सकते, उनकी सभी बुद्धियों को हम माप नहीं सकते। इसीलिए इनके परीक्षण को, बुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं माना गया। तो क्यों नहीं माना गया? बुद्धि का मापन संभव नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 9 डिस्कस हम कर ही चुके हैं, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या फिर आपका सब विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके।
तो मैंने आपको बताया कि जो तुलना वाले क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप हटा ही दो, तुलना तो हमें यहाँ पे करनी ही नहीं है, तो इसको आप हटा दो। ठीक है, विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो ये भी इसका यहाँ पर उद्देश्य नहीं था। देखो आकलन का उद्देश्य क्या होता है, आकलन का उद्देश्य क्या होगा, आकलन क्या करता है, बस ये देखता है कि विद्यार्थियों का को जो भी कुछ चीज सिखाई जा रही है, विद्यार्थियों को जो चीज सिखाई जा रही है उससे उनका विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। भाई आकलन का मतलब क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है विद्यार्थियों को जो आपने सिखाया है उसको जानना, उनका असेसमेंट करना। तो बात यही है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ये पता किया जा सके कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में, विद्यार्थी का किस क्षेत्र में विकास प्रॉपर रूप से हो रहा है, उसका किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है और उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, यही उद्देश्य होता है आकलन का। बिल्कुल, मीनू शर्मा जी, हंसा जी, आहाना ठाकुर जी, प्रीति जी, रावजीत परमार जी, शालू जी, सरिता जी, विनोद जी, संगीता जी, सविता जी, सुपर्णा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। इन चारों विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है। प्रश्नोत्तरों को संगठित करना, फिर है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, फिर है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, फिर है आपका स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर, आपको ऑब्वियस सी बात है, देखो सभी में प्रश्नों की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर की बात की कर दी गई, यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर की बात कर दी गई, तो ये दोनों तो एक हो गए। ठीक है, अब विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रतिक्रिया का मतलब भी क्या है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर की बात की जा रही है, तो ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल तीनों से अलग है। ठीक है, तो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये आपका इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल, अहाना जी, मीनू जी, हंसा जी, सरोज जी, ज्योति जी, सरिता जी, प्रीति जी, रावजीत परमार जी, सविता जी, शालू जी, अनिता जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। मीनल नेगी जी, संगीता चौधरी जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रश्न की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये सभी ऑप्शन में आपको प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र से ठीक तरह से मिले हुए हैं या नहीं, उसको आपको चेक करना है। तो पहला प्रश्न है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे देखिए, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। और यहाँ पर देखिए, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। फिर है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्रों से ठीक तरह से मिला हुआ है, कौन सा सही होगा यहाँ बताइए। तो सर यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है संज्ञान के बारे में, संज्ञान के बारे में बात की जा रही है। और संज्ञान के बारे में बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञान के कितने स्तर बताए हैं सर? 6 स्तर बताए हैं। बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञान के 6 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, उत्पत्ति और मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, उत्पत्ति और मूल्यांकन। तो यहाँ पे सर विश्लेषण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर? विश्लेषण की बात की जा रही है। तो विश्लेषण जिसमें आएगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा सर? राइट होगा। तो विश्लेषण किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा क्या आ रहा है? विश्लेषण आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। तो यहाँ पर एक बार कमेंट देख लें आपके। डी टी डी, बिल्कुल यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, हाँ तो एक काम करिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इस क्रम को ध्यान रखना, इस क्रम को ध्यान रखो। ये क्रम है, इस क्रम को बता दे रहा हूँ। आप ज्ञान, उसके बाद है बोध,
फिर है प्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग, फिर आपका इसके आगे आ जाएगा आपका विश्लेषण, ठीक है, फिर आएगा आपका संश्लेषण, फिर आपका आ जाएगा सर मूल्यांकन। इस क्रम को आप ध्यान रखना। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? आप बस मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखो। ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये क्रम आप ध्यान रख लो। कभी कभी ना आपकी परीक्षा में ये क्रम पूछ लेता है, कभी कभी ना ऑप्शन में क्रम दे देता है। तो क्रम में आपको पता है कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर विश्लेषण और संश्लेषण में। विश्लेषण संश्लेषण में कौन सा पहले आता है, ठीक है? तो ये इसमें कंफ्यूजन आपको ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना जो विश्लेषण होता है वो सबसे पहले आता है, फिर संश्लेषण क्या आता है बाद में आता है। तो ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी आप अगर इंग्लिश में ऐसे याद कर रहे हो तो विश्लेषण का मतलब होता है सर एनालिसिस और संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। तो आप इंग्लिश में अगर याद कर रहे हो तो आपको पता है कि ए पहले आता है और एस बाद में आता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि एक से मतलब विश्लेषण पहले आएगा, संश्लेषण आपका बाद में आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो कौन सी विधि प्रभावकारी हो सकती है? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। इसके बाद देखिए, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये तो ऑप्शन कभी होते ही नहीं है, तो इनको तो आप हटा ही दोगे। इसके अलावा बात करें, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो ये भी हम अभी फिलहाल बच्चों से उच्च अपेक्षाएं नहीं रख सकते, सभी बच्चों से उच्च अपेक्षाएं नहीं रख सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सबसे बेस्ट है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करें। प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करें। आपके नज़र में प्रत्येक बच्चा जो है एक अच्छा बच्चा माना जाए, आप उस बच्चे को समझे कि ये बच्चा भी अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो सर विकासात्मक विकास की अगर हम बात करें तो विकासात्मक विकास जो होता है वो क्या होगा, कौन सा उदाहरण नहीं होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है आत्म विमोह, दूसरा है प्रमस्तिक घात, फिर है पर अभिघातज तनाव, फिर है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सर होगा सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, पर अभिघातज तनाव। अभी मैं आपको सभी जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आत्म विमोह क्या होता है। आत्म विमोह की बात करें, ठीक है? तो सर आत्म विमोह को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑटिज्म। क्या कहते हैं सर? ऑटिज्म कहते हैं। आत्म विमोह को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का मस्तिष्क विकार होता है। ये क्या होता है सर? मस्तिष्क विकार होता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति एक ही काम को बार बार दोहराता है। व्यक्ति मत छोड़िए, बच्चा को ध्यान में रखिए। इसमें बच्चा क्या करता है, एक ही काम को बार बार दोहराता है। तो ये आत्म विमोह जिस बच्चे में होता है ना, तो वो क्या होता है, एक विकासात्मक विकार होता है। उसका विकास सही से नहीं हो पाता, ये मस्तिष्क का विकार होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो एक तरीके से आत्म विमोह तो मस्तिष्क का उदाहरण हो ही गया। प्रमस्तिक घात, ठीक है, प्रमस्तिक घात भी क्या हो गया, विकासात्मक विकार का उदाहरण हो ही गया, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क पे घात लग रहा है तो विकास तो प्रभावित होगा ही। इसके अलावा देखो न्यून अवधान सक्रिय विकार। न्यून अवधान का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ध्यान जो है बहुत कम लग पा रहा है किसी भी काम में, ये भी क्या करेगा, आपके विकास को प्रभावित करेगा। लेकिन सर एक चीज होती है आपकी पर अभिघातज तनाव, ये आपका बिल्कुल विकास से अलग होता है। ये क्या होता है सर, पर अभिघातज तनाव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी दुर्घटना देख ली जो जिससे कि आपका जो हृदय है, आपका मस्तिष्क में जो है एक कोई उत्तेजना उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, या आपने मान लीजिए
कोई ऐसी चीज देख ली जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपके जीवन पे बहुत बुरा इफेक्ट डाले, तो ये होता है आपका परिघातज तनाव। तो आपके अंदर क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने जलते हुए आदमी को देख लिया लाइव, ठीक है, अब आपने जलते हुए आदमी को बिल्कुल लाइव देख लिया, तो आपके मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे सर पर अभिघातज तनाव। तो ये विकास से संबंधित नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो यहाँ पे 14 का सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। तो बात की जा रही है इसमें अनुदेशन की, विभेदित अनुदेशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर वर्ड आता है सर अनुदेशन। अब आप समझोगे सर कि अनुदेशन कौन सी नई चीज आ गई, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि अनुदेशन क्या होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, अनुदेशन को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं सर अनुदेशन को? अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो अनुदेशन का मतलब क्या होता है सर, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। अब क्या होता है देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से अनुदेशन को हम शिक्षा का अंग नहीं मान सकते, ठीक है। अनुदेशन एक तरीके से शिक्षण नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को क्या करते हैं, एक तरीके से निर्देश देते हैं। तो आपको पता होगा कि अनुदेशन भी कई प्रकार का होता है। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन हो गया। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, आप जब किसी बच्चे को पाठ कोई पढ़ाओगे, आप कभी बच्चे को पाठ पढ़ाओगे, मान लीजिए आप बच्चे को कविता पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप कविता पढ़ा रहे हो, तो होता क्या है कि बच्चे को कविता आप एक साथ तो याद करा नहीं दोगे, एक साथ तो याद कराओगे नहीं। आप क्या करोगे, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जो कठिन वर्ड होंगे, जो भी कठिन वर्ड होंगे, आप उनको अलग करोगे, ठीक है। आप उनको अलग करोगे, उनको अलग से उनकी मीनिंग बताओगे, उनका अलग से अर्थ बताओगे, ठीक है। उनका क्या करोगे, अलग से अर्थ बताओगे। तो वो आप क्या कर रहे हो, वहां पर बच्चे को सिखाने के लिए जो कठिन सामग्री है, जो कठिन चीजें हैं, उनको अलग करके बच्चों को अलग से समझा रहे हो। तो वो क्या कहलाता है, विभेदित अनुदेशन कहलाता है। मतलब उसमें से आप छांट करके, जो भी कठिन चीजें हैं बच्चों को छांट करके पढ़ा रहे हो, वो आपका कहलाता है विभेदित अनुदेशन। और एक होता है सर अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या है कि शिक्षकों, मतलब बच्चों को क्रम से पढ़ाना, ठीक है। बच्चों को क्रम से पढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बच्चों को भाग सिखानी है, आपको बच्चों को भाग सिखानी है, तो भाग सिखाने से पहले आपको बच्चों को क्या कराना पड़ेगा, पहाड़े याद कराने पड़ेंगे, और बच्चों को आपको घटा सिखानी पड़ेगी। तो आपको ये क्या हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन हो गया। तो देखो, विभेदित अनुदेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है सर, विभेदित अनुदेशन का मतलब ये होता है कि शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें व परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, विभेदित अनुदेशन में हम इन सब तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर 8th क्वेश्चन कराइए। 8th क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं काफ़ी टाइम हो गया कराए हुए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है सर प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की। तो यहाँ पर देखिए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे देखिए, वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व होता है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं की बात की जा रही है, तो इनके लिए क्या समुचित हो सकता है बताइए। तो यहाँ पर सर यह है कि प्रतिभाशाली बच्चे अगर उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता दिखाएं, तो इसके कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 16 का सी सही होगा। यहाँ पे क्या सही होगा सर, 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा सर, आपने देखा भी होगा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कभी कभी उनके अंदर उच्च संवेदनशीलता आ जाती है। मतलब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड करने लगते हैं कि मुझे तो सब चीज़ आता है, मुझे तो ये पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उसके कारण वो कभी कभी क्या होता है, निम्न श्रेणी भी पा जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल, आहाना जी सी, ज्योति जी सी, शिवानी जी सी, कुमारी सरिता जी हेलो, नेहा जी सी, उर्मिला जी सी, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं कभी कभी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वो निम्न श्रेणी भी पा जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। अब बताओ, समावेशन की बात की जा रही है, समावेशन से आप निकालो समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पे कर दी गई। तो समावेशी शिक्षा में हम क्या देखते हैं, समावेशी शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो विशिष्ट श्रेणी का हो, चाहे वो निम्न श्रेणी का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, कैसा भी बच्चा हो, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना क्या कहलाता है, आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो बताओ यहाँ पे विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, पहला ऑप्शन है यहाँ पे विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या दूसरा ऑप्शन देखिए केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें हम समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को देखते हैं, केवल निर्योग्यों को नहीं देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, यह भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को हमें यहाँ पे साथ लेके चलना है, समावेशी शिक्षा यही कहती है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए, मतलब आप चाहो तो आप खुद देख लो कि ये जो समावेशी शिक्षा होती है, जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। बाकी तीन तो ऑप्शन आप देख ही सकते हो कि केवल निर्योग्य छात्र की बात कर दी गई, तो समावेशी शिक्षा में केवल निर्योग्य की बात तो की नहीं जाती है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान शिक्षा पर आधारित होती है। तो ये सभी देखो, यहाँ निर्योग्य छात्र, यहाँ भी निर्योग्य बच्चे, यहाँ पर तो अभिभावक की बात आ गई, तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ जाते हैं। ज्योति जी ए, शालू जी ए, कुमारी सरिता जी ए, बिल्कुल सही है आंसर दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? निस्सहायता, बच्चे अपने आप को कभी फील करने लगते हैं कि नहीं मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये सोचते हैं कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है बताइए, उसका कारण क्या हो सकता है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, वे सफल नहीं हो सकते। तो सर यही ऑप्शन आपका राइट है। जब बच्चा अपने माइंड में ये उतार लेता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वही चीज़ कहलाती है सर सीखने में निस्सहायता। वो खुद को निस्सहाय महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि सर उसको लगता है कि उसको सिखाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने दिमाग में ये अर्जित कर लेता है कि वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, ये भी आपका नहीं हो सकता। अपने अभिभावकों की उपेक्षाएं के साथ, देखो अगर हम इन चारों में से सबसे बेस्ट देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट देखें तो अब सबसे बेस्ट जो होगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्योति जी, वंदना गुप्ता जी, सुषमा जी, एस के परवीन जी, शिवानी शर्मा जी, अक्ष शर्मा जी, हंसा जी, आहाना जी, मीनू जी, शालू जी, नेहा जी, प्रीति जी, रीना जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी पास करती है, एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी पास करती है, उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, मतलब यह है, पहले प्रश्न को सही से समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी लगातार विद्यालय में, उसकी श्रेणी जो आ रही है वो निम्न श्रेणी आ रही है, मतलब कम अंक लेकर के आ रहा है, तो आप एक शिक्षक के तौर पर उसके अभिभावक को क्या परामर्श देंगे? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, या फिर मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य पर बल दें। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताइए, बताइए इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो सर ये आप क्या परामर्श दोगे? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में क्या करें? कार्य करें। बाकी ऑप्शन तो आप देख ही लो कि बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं,
तो सर ये भी चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, बच्चों को कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें खेलना, बच्चों का चलचित्र देखना, ये भी चीज़ क्या होती है बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, तो इस पर रोक तो लगा ही नहीं सकते आप। जो भली बातें शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। भाई बच्चे हैं, बच्चे उस स्तर पर क्या समझेंगे किसने क्या पाया है, तो ये भी हम नहीं समझ सकते। देखो बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, जब बड़ा होता है, जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है, तब बच्चा समझ पाता है किसी भी एक अच्छे व्यक्ति की जीवनी को। लेकिन बच्चों को हम किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी कोई कथा बताएं तो उससे वो इस तरीके से प्रेरित नहीं हो पाएंगे। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सर, मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी के मतलब क्या होता है? रुकावट पैदा करना, ये तो बाधित करेगी। मानसिक प्रारूपता भी बाधित करती है कि अपने मस्तिष्क में आपने बना लिया है कि मैं समस्या का हल कर ही नहीं सकता, तब तो आप, ये तो 100% तय हो जाएगा कि आप उस समस्या का हल कर ही नहीं सकते जब आपने मस्तिष्क में पहले से बना लिया है। तो मानसिक प्रारूपता भी समस्या समाधान को बाधित आपकी करती है। ठीक है, मोर्चाबंदी भी करती है बाधित, निर्धारण भी आपका बाधित करती है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि होती है वो आपकी बाधित नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? पूर्व पठित पाठ से जोड़ करके बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, या फिर आपका वह विद्यार्थियों के सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो सर यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सबसे बेस्ट होगा। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली को विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। तो सारांश लिखना का मतलब ये है कि बच्चे उस पाठ को खुद समझें, पाठ को समझने की क्या कर रही है, वो शैली विकसित कर रही है। बच्चे सारांश को कब लिख पाएंगे? सारांश को तभी लिख पाएंगे जब बच्चे पाठ को सही तरीके से समझे हों। ठीक है, तो बच्चे को पाठ समझने की स्वशैली यहाँ पर क्या कराई जा रही है? विकसित कराई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। बाकी ऑप्शन से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो सर ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की जो त्रुटि होगी वो कैसी होगी? विकासात्मक त्रुटि होगी। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर बस यही हो सकता है कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा जो है विकासात्मक रूप से वो लोग इसमें त्रुटि कर सकते हैं। विकासात्मक का रूप मतलब ये हुआ कि ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, और एक बच्चा उसकी मातृभाषा मान लीजिए कुछ अलग है, वो हिंदी को एक द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो वहाँ पर क्या इन दोनों की त्रुटि करेंगे? देखो, वो सरलीकरण में त्रुटि तो कर नहीं सकते, सरलीकरण तो दोनों के लिए बराबर होगा। अत्यधिक संशुद्धता भी दोनों के लिए बराबर होगी क्योंकि दोनों लोग सीख रहे हैं। फिर है अधिकाधिक सामान्यकरण, ये भी दोनों के लिए बराबर ही होगा। लेकिन जो विकासात्मक है, विकासात्मक जो उनकी अवधारणा है उसमें वो त्रुटि करेंगे। ठीक है, विकासात्मक अवधारणा में क्या करेंगे? वो त्रुटि करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो ये बताइए, तनाव की बात की जा रही है। अब जैसे परीक्षा में आप परीक्षा देने जाओ, आपको टेंशन हो जाए तो आपकी जो परफॉर्मेंस मतलब निष्पत्ति होगी, जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी क्या होगी सर? प्रभावित होगी। ठीक है, वो आपकी प्रभावित होगी। तो यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना,
तनाव विलोपन। देखो सर, तनाव विलोपन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या आपका तनाव विलोपन मतलब खत्म हो जाएगा? नहीं, तनाव तो खत्म नहीं होगा। निष्पत्ति चिंता, निष्पत्ति चिंता, और दूसरा है संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आपका जो है परीक्षा में तनाव कब उत्पन्न होगा? जो परीक्षा में तनाव जब उत्पन्न होगा तो उससे आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। तो वहां पर आपकी डायरेक्टली क्या प्रभावित होगी सर? आपका जो संज्ञानात्मक विकास होगा, आपका मस्तिष्क जो होगा वो आपका प्रभावित होगा। तो आपकी जो संज्ञान भावना होगी सर वो प्रभावित होगी। किससे? आपके तनाव से। तनाव से आपका क्या प्रभावित होगा? संज्ञान भावना। आपका मस्तिष्क, संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है संज्ञानात्मक विकास। मतलब आप किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से किसी भी चीज को स्मरण कर रहे हो, वो चीज आपकी प्रभावित होती है। किससे? तनाव से। तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति किससे संबंधित होती है सर? संज्ञान भावना से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कुमारी सरिता जी, लक्ष्मी जी, शालू जी, सी नहीं, निष्पत्ति चिंता से नहीं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति किसको प्रभावित करती है? भाई प्रभावित करने की बात कर रहा है, तो तनाव निष्पत्ति किसको प्रभावित करेगी? प्रभावित करेगी सर आपके संज्ञान को। ठीक है, संज्ञान भावना को आपको प्रभावित करेगी। मीनू शर्मा, सुषमा जी, ज्योति जी, नेहा जी, रावजीत परमार जी, एसके परवीन जी, बिल्कुल ए सही होगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। मतलब यह है कि एक बच्चा है, बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना के बाद में उसकी जो परफॉर्मेंस है, स्कूल की परफॉर्मेंस है, वो अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ठीक है, सबसे बेहतर कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? तो यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आप को आरामदायक महसूस करें। तो आरामदायक महसूस करना ये तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, परामर्श देने का मतलब कोई एक तरीके से आरामदायक महसूस करना थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो भाई यही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, हम अगर कोई बच्चा किसी भी दुर्घटना से प्रभावित है, उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो गई है, तो हम उस बच्चे में क्या जागृत करेंगे सर? एक ऐसी बात बोलेंगे जिससे कि उसके बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यह कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसाय विशेषज्ञ से कराया जा सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। बच्चों को क्या करेंगे हम? आत्मविश्वास जागृत करेंगे। ठीक है, विनोद ठाकुर जी, आहाना जी, ज्योति जी, हंसा जी, कुमारी सरिता जी, रावजीत परमार जी, आकाश शर्मा जी, अबरोल रीनू जी, मीनू जी, नेहा जी, सुषमा जी, शालू जी, शिवानी जी, एसके परवीन जी, सभी लोग सही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? बात की जा रही है सर, बच्चा जो है सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, और क्वेश्चन को पढ़ लो कि सबसे कम प्रेरक मतलब सबसे कम प्रेरक, तो ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन सर माइंड में ध्यान में रखना, जब आप ऑप्शन को पढ़ो तो माइंड में ध्यान रखना है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, सबसे कम प्रेरक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए पढ़िए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो यही ऑप्शन देखो, हम यहाँ पर ये ऑप्शन हमें थोड़ा सा कम प्रेरक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सृजनशील रंगमंचीय कलाकार कि ये उद्देश्य तो नहीं होगा कि उसको कोई छात्रवृत्ति मिल जाए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करेगा और जिससे कि उसे छात्रवृत्ति मिल जाए। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम आपको और अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपने रंगमंचीय कलाकारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही सहयोगी संबंध स्थापित करना, यह सही है। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, ये भी आपका सही है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए प्रयास करने के लिए कहना, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सबसे कम इफेक्टिव है, सबसे कम प्रेरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा।
सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। राजपूत गुड्डू जी, हंसा जी, प्रीति जी, अहाना जी, शालू जी, मीनू जी, ज्योति जी, कुमारी सत्ता जी, तनुजा जी, नेहा जी, अबरोल जी, राजपूत, सुषमा जी, प्रियंका जी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत व्यक्त करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो सर इसको ध्यान रख लो, इसको रट लो। तो ये है आपका मैस्लो। ठीक है, कौन है? मैस्लो हैं। मैस्लो ने कहा कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु क्या करते हैं? कठोर अध्ययन करते हैं। तो मैस्लो है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना, तो सर ये तो निगेटिव हो गया। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और सहायता देना, ये आपका सही है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, सर किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, तो ये तो एक सही उपाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, ये भी नहीं हो, सही, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हंसा जी, शालू जी, एस के परवीन जी, तनुजा जी, नेहा जी, सरिता जी, एस के परवीन जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। राजपूत गुड्डू जी, विनोद जी, शालू जी, सभी लोग, ज्योति जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व मतलब होता है जो मैच्योर एक विद्यार्थी स्टूडेंट है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या फिर अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, ये भी आपका नहीं हो सकता। कभी कभी तो नहीं चाहते, क्योंकि भावना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। अब आपको बी और डी में से सबसे बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो यहाँ पर सर, यहाँ पे देखेंगे, हाँ, परिपक्व विद्यार्थी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो यह सर यहाँ पर अगर अब देखा जाए बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सर परिपक्व विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि सर यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, एक मिनट, इसको यहाँ पर सर देखें तो कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो परिपक्व विद्यार्थी है वो कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित ना हो, क्योंकि विचलन तो प्रत्येक विद्यार्थियों में होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये जो है परिपक्व विद्यार्थी कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, मतलब कभी कभी इन्हें लगता है कि हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत है। ठीक है, ये दूसरों की सहायता से किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भावनाओं को स्थान देते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में बात की जा रही है भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, तो ये तो नहीं, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या की बात की जा रही है कि भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर सही से पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आप सभी ऑप्शन देख लो सही से, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो जाता है? मतलब आपने देखा होगा कि बच्चा पहली बार जब जाता है तो वो चिल्लाता है, रोने लगता है, लेकिन वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से जब जाना प्रारंभ करता है, तब वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु बल्कि उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, या विकास निरंतर होता रहता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है? तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही होगा, क्यों? क्योंकि सर देखिए, अब देखिए, आप मुझे बताओ कि आप जब कोई भी काम सीखते हो, जैसे आपने सीधे हाथ से लिखना सीखा, तो क्या आप उल्टे हाथ से लिख नहीं सकते? उल्टे हाथ से भी लिख सकते हो। जब आप सीधे हाथ से लिख रहे हो
तो आप उल्टे हाथ से भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों हाथ में क्या है, एकीकरण है। क्या है, एकीकरण है। मतलब आप जो है, अगर आपका मान लीजिए सीधा हाथ काम करना बंद कर दे तो भी आप जो है उल्टे हाथ से लिखना लिख सकते हो। ठीक है, आपको उल्टे हाथ से लिखना सीखना नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हो। तो हुआ क्या है, आपके दोनों हाथों ने एकीकरण कर लिया है। ठीक है, आपके दोनों हाथों ने क्या कर लिया है, एकीकरण कर लिया है वहां पे। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है कि किसी भी व्यक्ति के पैर ज्यादा बढ़ जाएं और हाथ ना बढ़े? ऐसा कभी देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर पैर भी साथ में बढ़ते हैं, पैर के साथ साथ आपके हाथ भी बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी हर एक चीज जो है साथ साथ बढ़ती है। मतलब सभी अंगों में क्या होता है सर, एकीकरण होता है। ठीक है, विभेद मतलब अलग होते हुए भी उनमें क्या होता है, एकीकरण होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर हो गई, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। क्यों? क्योंकि उनके कंधे व गर्दन की पेशियां क्या हो जाती हैं, तन जाती हैं। तन जाते का मतलब यह है कि ये दोनों जो है एक साथ बढ़ रहे हैं, इन दोनों में एकीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लूं इसको। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की जा रही है। आनुवांशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए हुए बच्चे का बुद्धि लादांक वही होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। तो सर ऐसा जरूरी नहीं है, बुद्धि लाभदांक जो IQ होता है वो प्रत्येक बच्चे के लिए क्या होता है सर, अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, सब हर एक बच्चे का जो IQ होता है वो अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी आपका गलत है, क्योंकि सर अनुभव से कहीं ना कहीं आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होगा तो आपके मस्तिष्क भी क्या होगा, प्रभावित होगा। आगे देखिए, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी एक बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ए। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट है। और बाकी ये सारे वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल DC टीचर्स अकेडमी पर डाल ही रहा हूँ, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो वहाँ से जाकर के रिवाइज कर सकते हो। सभी लोग इस पोस्ट को लाइक कर दें, इस पोस्ट को सभी लोग लाइक कर दें और इस पेज को फॉलो कर लें जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, जिससे कि कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी लोग इस पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर लें। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक और फॉलो कर दें। और मेरा चैनल है DC टीचर्स अकेडमी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एक बार जा कर के आप, DC टीचर्स अकेडमी। इससे ये होगा कि जब मेरा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाया करूँगा, फिर डायरेक्टली बोर्ड पर लाइव आकर के पढ़ाया करूँगा। ठीक है, बोर्ड पर आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँगा। इसके अगली जो क्लास होने वाली है सर, अगली जो क्लास होगी आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लास होगी, हिस्ट्री क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास और आपकी होगी, आपकी संविधान की क्लास होगी। ठीक है, 2 क्लास आपकी आज होने वाली हैं, इंडियन हिस्ट्री और संविधान की, क्योंकि लोगों के पेपर हैं तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी करा दूँ। ठीक है, अभी बस 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मान लीजिए आपकी क्लास शुरू हो जाएगी इंडियन हिस्ट्री की। सभी लोग कहीं जाए नहीं, वेट करें। ठीक है, जिसमें पढ़ा रहा हूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री। और आप लोग अभी जाकर के, तब तक आप क्या करोगे, एक काम करोगे, DC टीचर्स अकेडमी पर जाओगे, सर्च करोगे DC टीचर्स अकेडमी और वहां पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सभी लोग करोगे, सभी लोग जाइए एक बार, DC टीचर्स अकेडमी YouTube चैनल है, उसको जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। अभी बस 10 मिनट बाद क्लास चालू आपकी हो जाएगी। 10 मिनट, बस 10 मिनट बाद चालू हो जाएगी। ठीक है, आप जाकर के एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी, तब तक आप इतना काम करिए। ठीक है, अभी बस 10 मिनट में मैं लाइव आता हूँ।